टाइप्स ऑफ रिसर्च एनालिस्ट हमने आपको बताया था। एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट होता है, वो क्या करता है, इक्विटी की रिसर्च करता है, उसके लिए आपको 10A करना पड़ता है। एक होता है फिक्स इनकम एनालिस्ट। फिक्स इनकम एनालिस्ट कौन होता है, जो बॉन्ड्स, डेट, इन सब की रेटिंग करता है और बताता है कि ये कंपनी को डेट ले लेना चाहिए कि नहीं, दे देना चाहिए कि नहीं, और उसकी रेटिंग कैसी है, इसकी सोल्वेंसी पोजीशन कैसी है, क्या ये पेमेंट कर पाएगा कि नहीं, कितने % चांसेस है कि ये पेमेंट कर देगा, ये कंपनी अगले 10 साल तक कैसी रहेगी, कितने % चांसेस है कि इस कंपनी को अगले 10 साल में कोई टेंशन नहीं आएगी। सेक्टर स्पेसिफिक एनालिस्ट, कुछ एनालिस्ट होते हैं सर मैं तो एक सेक्टर स्पेसिफिक हूँ, जैसे मैं सिर्फ बैंक का ही एनालिसिस करता हूँ, मैं एक बैंकिंग सेक्टर का मैं एक्सपर्ट हूँ। तो सेक्टर स्पेसिफिक एनालिस्ट होते हैं जो एक स्पेसिफिक सेक्टर के, जैसे एक इंसान ने पिछले 40 साल से सोलर कंपनी में काम किया है तो वो सोलर कंपनीज का एनालिस्ट हो जाएगा। एक बंदे ने, मान लीजिए वो आरबीआई का गवर्नर रह चुका शक्तिकांत दास जी, मान लीजिए कल को रिटायर हो जाएंगे, तो सबसे ज्यादा नॉलेज किसे होगी बैंकिंग इंडस्ट्री की, शक्तिकांत दास जी को, रघुराम राजन जी को, क्योंकि वो बैंकिंग इंडस्ट्री में पूरी जिंदगी दे चुके हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो बैंक के एनालिस्ट बन जाते हैं। मान लीजिए किसी को बंदे ने आईटी सेक्टर में काम किया है, तो फिर जब वो एनालिस्ट बनेगा तो सबसे ज्यादा काम वो किस चीज में कर पाएगा, आईटी में। मान लीजिए किसी बंदे को फार्मा की नॉलेज थी, वो कोई फार्मा कंपनी चला रहा था और बाद में वो अगर एनालिस्ट बन जाएगा तो वो किसका बनेगा, वो फार्मा सेक्टर का बनेगा। तो जिन लोगों को किसी स्पेसिफिक सेक्टर की नॉलेज ज्यादा होती है वो स्पेसिफिक सेक्टर के एनालिस्ट बन जाते हैं। और जब सबको पता है भैया रघुराम राजन पहले आरबीआई का गवर्नर था, तो जब भी उन्हें बैंकिंग से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो उनके पास जाएंगे ना, तो उन्हें स्पेसिफिक सेक्टर का बनने में फायदा भी, उन्हें पैसे ज्यादा मिलेंगे। एक नॉर्मल एनालिस्ट को पैसे कम मिलेंगे, रघुराम राजन जी को ज्यादा मिलेंगे। अरे यार ये तो बैंकिंग सेक्टर के गुरु हैं, तो सब पता है। मैक्रो एंड इकोनॉमिक एनालिस्ट, ऐसे एनालिस्ट जिन्हें पॉलिटिकल का सब कुछ पता रहता है, सर अमेरिका में ट्रंप का क्या चल रहा है, इंडिया में मोदी जी को क्या चल रहा है, जिन्हें सब कुछ पता रहता है, तो वो इकोनॉमिक एनालिस्ट बन जाते हैं या पॉलिटिकल एनालिस्ट बन जाते हैं। तो उसे मैक्रो लेवल पे देखते हैं, मतलब सिर्फ इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पे बन जाते हैं, तो उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक एनालिस्ट। वो क्या करते हैं सर, वो एनालाइज करते हैं ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड पॉलिसीज कैसी हैं। इससे पहले हम जरा परफॉर्मा सिखा देते हैं, ये सब हमने पहले पढ़ा दिया था, परफॉर्मा नहीं सिखाया था। अब आपको याद करना है सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, जरा ध्यान समझिए। ट्रेडिंग अकाउंट होता है फैक्ट्री का अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट होता है फैक्ट्री का अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर लिख लीजिए फैक्ट्री अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम गुड्स को बनाने से रिलेटेड और बेचने से रिलेटेड आइटम ही लिखते हैं, और याद करनी है आपने क्या क्या लिखते हैं। देखिए सारे खर्चे इधर लिखेंगे, जहां पैसा जाएगा वो इधर लिखेंगे, जब पैसा आएगा तो इधर लिखेंगे, इसके अलावा ओपनिंग स्टॉक इधर लिखेंगे और क्लोजिंग इधर। तो आप याद करिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले सेल्स लिखते हैं, सर मेरी 100 रुपए की सेल हुई लेकिन उसमें से 20 रुपए की तो वापसी आ गई, तो 20 लेस करके 80 रुपए की सेल हुई, नेट करके आप दिखाते हैं। तो आप सेल लिखोगे और सेल रिटर्न लिखोगे, लेकिन सेल रिटर्न को सेल में से लेस करके लिखते हैं। फिर हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, फैक्ट्री अकाउंट भी बोलते हैं इसको। उसमें फैक्ट्री मतलब माल, गुड्स जिसको हम बेच रहे हैं। मान लीजिए मेरी कपड़े की दुकान है, तो मैं क्या खरीदता हूँ, कपड़ा खरीदता हूँ फिर उसे सिलवा देता हूँ। तो रेडीमेड कपड़े की दुकान है मेरी, तो मैं पहले कपड़ा खरीदता हूँ फिर उसे बेचता हूँ फिर सिलवा के। तो जो सेल होगी वो लिखूंगा, सेल में से सेल रिटर्न लेस करूंगा, और जो बचा हुआ स्टॉक होगा वो लिख दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये क्रेडिट साइड होती है और ये डेबिट साइड होती है। डेबिट साइड मतलब खर्चे और क्रेडिट साइड मतलब इनकम। और इधर क्या लिखता हूँ सर मैं, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब जो पिछले साल मेरा पैसा, जो मेरा स्टॉक बच गया था वो मैं यहाँ लिखता हूँ, जो मैंने पूरे साल में परचेज करी वो, और उसमें से जो लेस करके लिखता हूँ रिटर्न। परचेज में से रिटर्न लेस करके जो नेट, जैसे मैंने 200 रुपए की परचेज करी और 30 रुपए की कर दी रिटर्न, तो नेट करके 170 लिख दूंगा यहाँ पर। फिर मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखता हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब लिख लीजिए फैक्ट्री एक्सपेंस। अगर फैक्ट्री का रेंट होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखूंगा, अगर ऑफिस का रेंट होगा तो पीएल अकाउंट में लिखूंगा। ये बात अपने पास नोट कर लीजिए। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस लिखूंगा, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है फैक्ट्री के एक्सपेंस। उसमें क्या क्या होता है, लेबर की वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी। कैरेज इनवर्ड होता है, कैरेज मतलब भाड़ा, भाड़ा लेकिन इनवर्ड, इनवर्ड मतलब परचेज करने का भाड़ा। जब हम परचेज करेंगे गुड्स को, रॉ मटेरियल को, उसका भाड़ा तो मैं लिखूंगा ट्रेडिंग में, लेकिन कैरेज आउटवर्ड अगर लिखा होगा तो वो जाएगा पीएल में। तो आपको इतना समझ में आ गया कि फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, बनाने से रिलेटेड खर्चे तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, और बेचने से रिलेटेड खर्चे पीएल अकाउंट में जाएंगे। तो कैरेज इनवर्ड तो ट्रेडिंग में जाएगा, लेकिन कैरेज आउटवर्ड पीएल में जाएगा। किसी को इतने में कोई प्रॉब्लम? हमें सर थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है सर। मैं फिर से बता देता हूं। देखिए कैरेज का मतलब होता है भाड़ा,
अब भाड़ा आगत होगा, अगर आगत मतलब खरीदते समय, तो जाएगा ट्रेडिंग में। अगर भाड़ा होगा बाह्य, बाह्य मतलब जाते समय, बेचते समय, तो ये जाएगा पीएल अकाउंट में। दो अकाउंट अलग अलग होते हैं, ट्रेडिंग, एक पीएल। ट्रेडिंग में बनाने से रिलेटेड, खरीदने से रिलेटेड खर्चे जाते हैं, और पीएल में बेचने से रिलेटेड खर्चे जाते हैं। अब भाड़ा दो तरीके से लगता है। जब हम माल को खरीद के लाए तो भी भाड़ा लगा, भाड़ा मतलब रिक्शा का खर्चा। तो जो इसे जैसे भी उस माल को लाए, रिक्शा से लाए या ट्रेन से लाए या बस से लाए या कार में रख के लाए, तो जो उस माल को खरीदने का भाड़ा है। जब हम एक फर्नीचर की दुकान खोलते हैं तो पहले हम फर्नीचर के लिए लकड़ी खरीद कर लाते हैं, तो लकड़ी खरीदने का जो भाड़ा लगा वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन उस लकड़ी से फर्नीचर बना दिया, अब वो फर्नीचर बेचते हैं जब, तो हम ग्राहक को उसके घर तक पहुंचा के देते हैं, तो वो जो फर्नीचर बेचते समय जो भाड़ा लगेगा वो पीएल अकाउंट में जाएगा। अब समझ में आया? जी सर। नहीं आया? क्या समझ में नहीं आ रहा है ये बताइए। सर आ गया है। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब ये होता है सर कि जब हम कोई सामान को बनाने के लिए उसका सामान ले आते हैं तो उसका जो खर्चा आता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। लेकिन जब उसको हम सेल्स करते हैं या बना के उसको बेचते हैं तो बना के बेचने वाले में जो भाड़ा लगता है उसको हम फैक्ट्री अकाउंट बोलते हैं। वेरी गुड। अब आगे समझ में? थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, फिर आएगा परचेजेस, फिर आएंगे सारे के सारे फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस में क्या क्या होता है वो देख लीजिए। वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी। फ्रेट, FREIGHT, फ्रेट, फ्रेट मतलब भाड़ा। कैरेज, कैरेज मतलब ढुलाई। अगर इनके आगे कुछ नहीं लिखा है तो हम इसे ऐसा मान लेंगे कि बनाने के ही हैं, लेकिन अगर इसके आगे आउटवर्ड लिख दिया तो वो यहां नहीं आएगा। कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड लिख दिया तो यहां आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी यहां पर आते हैं। इतना समझ में आ गया सबको? क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है और उसे बाई करके लिखते हैं। जब डेबिट साइड में लिखते हैं तो टू से स्टार्ट करते हैं, जब क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो बाई से स्टार्ट करते हैं। बाई सेल्स माइनस रिटर्न और बाई क्लोजिंग स्टॉक। और कोई डायरेक्ट इनकम वैसे होती नहीं है, अगर हो तो वो भी यहां जाती है। डायरेक्ट इनकम मतलब सर डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। जब एक बार ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है, जब एक बार ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है तो हम इसे करते हैं टोटल। मान लो यहां का टोटल आया 10,000, वही 10,000 हम यहां लिख देते हैं। और मान लो यहां पर जो आइटम लिखी थी 1,000 की ये थी, 5,000 की ये थी, ये सब मिला के मान लीजिए 3,000 था, तो ये कितने हो गए? 9,000। इस 10,000 में से लेस करके जो 1,000 आएगा इसको हम बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। किसी को समझ में नहीं आया तो बोलिए। मतलब 9,000 की चीज बनी, 10,000 में बिकी, 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और मान लो बनने में 11,000 खर्च हो जाते और 10,000 में बिकती तो 1,000 का लॉस आ जाता, तो वो इधर लिखते। तो फिर लिखते बाई ग्रॉस लॉस। इतना तो समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट से आगे बढ़ रहे हैं पीएल अकाउंट पे। चलिए, पीएल अकाउंट कैसे करते हैं? ट्रेडिंग के नीचे ही, ट्रेडिंग के नीचे ही पीएल अकाउंट बनाते हैं ऐसे। ट्रेडिंग के नीचे भी जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो इधर आ जाता है बाई। सर इसे डिलीट नहीं करिएगा, इसको सेव करके। नहीं नहीं, मैं कर नहीं रहा हूं, आप साथ साथ लिखते रहिए ना। नहीं, चलिए अभी हम समझ रहे हैं सर, लिखेंगे तो वो दिमाग में निकलता चलिए नहीं। चलिए चलिए, कोई इसको बात सेव रखना, इसको आप कोई शेयर भी कोई कर बात सकते नहीं, अभी मैं डिलीट नहीं करूंगा, जब पूरा तो खत्म हो जाएगा आप इसकी फोटो खींच लेना। हैं। हाँ ठीक तो है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये ग्रॉस प्रॉफिट अब इधर आ गया 1,000 रुपए। अब इसमें हम लेस करेंगे बेचने के एक्सपेंस, जैसे टू एडवर्टीजमेंट,
टू ऑफिस सैलरी। पहले फैक्ट्री में माल बना, फैक्ट्री में माल बनने के बाद ऑफिस में ले आए, अब ऑफिस में वो बिक रहा है तो एडवर्टीजमेंट करना पड़ रहा है, वो भी आप इसमें लिखोगे, ऑफिस की सैलरी भी लिखोगे, रेंट भी लिखोगे, डेप्रिसिएशन भी लिखोगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है अभी बताऊंगा। डेप्रिसिएशन भी लिखोगे और भी कोई एक्सपेंस होगा तो वो भी लिखोगे। इतना करने के बाद फिर से वही करोगे, इधर का टोटल करोगे 1000, मान लो एडवर्टीजमेंट 100 रुपए की हुई, ऑफिस 50 रुपए के एक्सपेंस हुए सैलरी के, रेंट के 100 के हुए, डेप्रिसिएशन 250 का लग गया, तो कितना हो गया ये सब जोड़ोगे 100, 150, 250, 500 रुपए का हो गया, तो बचा कितना 500। ये हो गया नेट प्रॉफिट। ये ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट पूरे हो गए। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने सिर्फ बनाने के खर्चे लिखे और बनाने के खर्चे के अलावा जितने भी खर्चे होते हैं वो पीएल अकाउंट में आ जाते हैं। पीएल अकाउंट में कोई इनडायरेक्ट इनकम, बाई इनडायरेक्ट इनकम भी आ जाती है, इसकी फोटो खींच लीजिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, पीएल अकाउंट में क्या आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम। यही चीजें मैंने परफॉर्मे में पहले से लिख कर दे रखी हैं। अगर आप इसकी फोटो नहीं भी खींचोगे तो ये सारी चीजें परफॉर्मे में मैंने लिख कर दी हैं, फिर भी आप फोटो खींच लीजिए, क्लिक करिए, मैं डिलीट कर रहा हूं, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे पीएल में आपने वो लिखा डेप्रिसिएशन है और उससे पहले वेजेस, तो Rent। इसमें भी तो वो फ्रेट इनवर्ड, तो इसमें भी तो आना था सर, वो है ना सर फ्रेट आउटवर्ड आएगा, आउटवर्ड आना था ना इसमें, वो भी आएगा। हाँ फ्रेट आउटवर्ड आएगा। मैंने अरे 100-200 तरह के एक्सपेंस होते हैं, सारे थोड़ी बताऊंगा। अच्छा, फ्रेट आउटवर्ड आएगा, मतलब जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो लिख दोगे आप, ऐसे तो बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है। बैड डेट्स, देखिए एक डेप्रिसिएशन बताऊंगा मैं, एक बैड डेट्स बताऊंगा क्या होता है। ये दो चीजें पीएल में आती हैं, क्या होती है वो बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इन पे बात करते हैं। ले लिया, डिलीट कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन, सर ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, अब जरा ध्यान समझिए। हमने एक फर्नीचर खरीदा 10 लाख रुपए का, हमने एक प्रोजेक्टर खरीदा 50,000 रुपए का, हमने एक लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए का। अब जरा ये बताइए कितने की होगी आइटम है, 11.5 लाख रुपए की। हमने जब ये आइटम खरीदी तो कोई एक्सपेंस तो किया नहीं, जब हमने ये 3 चीजें खरीदी तो कोई एक्सपेंस थोड़ी है ये, ना तो ये ट्रेडिंग में लिखा जाएगा ना पीएल में, क्योंकि ये नुकसान नहीं है, ये तो इन्वेस्टमेंट है, हमने खरीद ली, लॉन्ग टर्म चलेगी, तो क्या हो गया पीएल में तो नहीं आएगा। अब जरा ध्यान से समझिए, हमने ये सारी चीजें खरीदी और मेरा जो काम था वो कपड़े का था, तो मैं फर्नीचर पे बैठता था, फर्नीचर में मेरा ग्राहक भी बैठता था, मैं भी बैठता था, प्रोजेक्टर पे मैं उन्हें बताता था मैं कैसी कैसी आइटम बना रहा हूँ, उसमें मेरा ऐड चलता था, लैपटॉप से मैं बिल बनाता था और बिल काट के ग्राहक को दे देता था। तो लैपटॉप और कुछ छोटी मोटी मशीनरी खरीदी थी, प्रिंटर खरीदा था 1 लाख रुपए में। तो मैं पूरा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बना रहा था। कैसे सर, मैंने 10,000 रुपए की सेल की और वो मुझे 9,000 का पड़ा, 1,000 का मुझे ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, फिर वो 1,000 का ग्रॉस प्रॉफिट मेरा यहाँ आया और फिर मैंने उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस करे, मान लो 800 रुपए के, और 200 रुपए का मेरा नेट प्रॉफिट हो गया और हम सब बहुत खुश थे, अरे वाह 200 रुपए हमने कमा लिए। और शिवम गुप्ता जी घर पे जाके अपनी वाइफ को 200 रुपए दे देते थे, अरे मैंने आज 200 रुपए कमाए, ठीक करते थे। यस सर। हाँ, लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, 5 साल बाद, 5 साल में गुप्ता जी ने कितने कमाए, 200 इंटू 5, 1,000 रुपए, ठीक है, कितने कमाए 1,000 रुपए 5 साल में, और बड़े खुश थे, मैं 5 साल से 200 कमा रहा हूं। 5 साल बाद क्या हुआ, ये लैपटॉप हो गया खराब। अब उन्होंने जब लैपटॉप खराब हो गया तो ये हो गया लॉस। अब की बार उन्होंने पीएल अकाउंट बनाया तो यहां पर लैपटॉप भी लिख दिया 1 लाख रुपए का सीधे। अब की बार उन्हें लॉस हो गया, यहां पर आ गया नेट लॉस, कितने का, 99,800 रुपए का। ये तो गलत है ना। अरे एक लैपटॉप 5 साल पहले खरीदा था, जब भी खत्म बेचारा खराब होएगा, कंपनी को तो लॉस हो जाएगा मोटा। तो इससे ये पता चलता है कि जो शिवम जी 200 रुपए साल कमा रहे थे ना, वो 200 रुपए साल नहीं कमा रहे थे, वो बेवकूफ थे। वो जो लैपटॉप, फर्नीचर, प्रोजेक्टर जो हर साल थोड़ा थोड़ा घिस रहा था, इसका खर्चा तो इसमें डाल ही नहीं रहे थे। तो इसका मतलब जो आपका पीएल अकाउंट है वो गलत दिखा रहा था, आपको इसे बिल्कुल सही दिखाना चाहिए।
तो फिर अकाउंटिंग कौन बनाता है? अकाउंटिंग के रूल किसने बनाए? ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA ऑफ इंडिया। पेपर में ये भी पूछ लेते हैं, अकाउंटिंग रूल्स कौन फॉर्म करता है? सर मैं ना क्लास में हूँ, क्लास ले रहा हूँ सर, क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद करता हूँ बात। हाँ, ये क्लाइंट का फोन था, अगर आपको दिख रहा हो अगर आपको दिख रहा हो तो देखो किसके नाम पे क्या लिखा है। इसमें तो दिख नहीं, अब दिख रहा होगा, शाहनवाज टिप 40% दिख रहा है। जी। तो ये मेरा एक क्लाइंट है जिसने मुझे 50 लाख रुपए दे रखे हैं मैनेज करने के लिए, और प्रॉफिट का 40% मुझे देता है। इस बंदे को पिछले 1 महीने में 9 लाख रुपए बचा के दिए हैं। मेरी वाली कैलकुलेशन मत करना, उसी की करना बस। तो इसलिए ये क्लाइंट है, बड़ा क्लाइंट है, इसका फोन उठाना जरूरी था इसलिए उठा लिया, वरना उठाता नहीं। खैर, तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया तो किसने बनाया? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और शॉर्ट में बोलते हैं ICAI। ये आपको लर्न करना है, पेपर में आ जाता है अकाउंटिंग रूल्स कौन फॉर्म करता है, तो वहां पर लिखा होगा NISM। और आप भी भैया जी NISM ही करता है, हमारे लिए तो NISM से बड़ा कोई है ही नहीं, और आप लोग NISM लगाकर आ जाओगे। लेकिन अकाउंटिंग रूल्स कौन करता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कहां पर करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। उस रूल्स बुक का नाम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये लिख लो, ये मेरी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा सब कुछ जो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं। चलिए, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने वाले ICAI ने बताया, क्या बताया वो बताते हैं आपको। उसने बताया कि ये जो आप बिल्डिंग वगैरह जो खरीदते हो ना, ये 11.5 लाख की, इसकी लाइफ बताओ कितनी है। हमने कहा सर ये जो 11,50,000 की हमने खरीदी है ना आइटम, ये कम से कम 10 साल तो चली जाएगी। तो वो कहता है कि जब आपको पता है ये 10 साल ही चलेगी, तो आपको क्या करना चाहिए? 11,50,000 डिवाइडेड बाई 10 करके 1,15,000 रुपए डेप्रीशिएशन के नाम से हर साल PL में दिखाना चाहिए, PL में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डेप्रीशिएशन समझ में आ गया? हमारी जो फिक्स एसेट होती है, जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी है, वो हर साल थोड़ी थोड़ी घिस जाती हैं, तो उसे प्रोपोर्शनेटली, अनुपातिक तौर पे उसे प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे के रूप में दिखाया जाना चाहिए। तो उसे खर्चे के रूप में दिखाने के लिए जो टर्म यूज की जाती है उसे बोलते हैं डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन को हिंदी में बोलते हैं ह्रास। ह्रास मतलब घिसाई, घिसाई मतलब अवमूल्यन। सबको समझ में आ गया डेप्रीशिएशन क्या है? यस सर, आ गया। हिंदी में क्या बोलते हैं? ह्रास, अवमूल्यन, घिसाई। सर डेप्रिसिएशन के लिए कुछ फार्मूला होता है क्या सर? लेके इंडेक्सेशन डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के 15 मेथड हैं। ओके। अब वो 15 मेथड नहीं सिखाऊंगा, मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि टोटल फिक्स एसेट की वैल्यू को करते हैं, और वो आपके कोर्स में नहीं और आया भी नहीं आज तक, इसलिए नहीं सिखा रहा हूं। और अगर 15 मेथड सिखाने लगूंगा तो डेप्रीशिएशन का एक चैप्टर है 11th क्लास में, तो अगर कोई पढ़ना चाहता है तो डेप्रीशिएशन का चैप्टर पढ़ लो 11th क्लास की बुक से, और आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगी, उसके लिए टाइम अलग से देना पड़ेगा। वो वाली प्रॉब्लम आप मुझे व्हाट्सएप डाल दीजिए, सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं उसका आंसर आपको रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा, लेकिन इस बैच में नहीं पढ़ाऊंगा, और वो फ्री पढ़ाऊंगा। जितनी मर्जी प्रॉब्लम आए, मैं आपके लिए खड़ा हूं, दिन रात खड़ा हूं, 24 घंटे पढ़ाऊंगा। अगर आप डेप्रीशिएशन 11th क्लास की खरीद के आप किसी बच्चे से लेके पढ़ोगे और आपको कोई मेथड समझ में नहीं आ रहा है, वो मुझे 2 मिनट लगेंगे समझाने में, मैं रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा आपको, लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल उसी स्टूडेंट को जो पढ़ रहा है। बाकी NISM 15 में इसका क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, ना आएगा कि वो मेथड्स क्या हैं। डेप्रीशिएशन वर्ड क्या है वो सिखा दिया आपको, क्योंकि ये आ सकता है ना। फिक्स एसेट की क्वेश्चन क्या आएगा? फिक्स एसेट की वैल्यू इज डिक्रीजिंग एवरी ईयर, व्हाट इज दैट कॉल्ड, है ना। जो आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू हर साल कम हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं?
तो आप उसका नाम लिख कर आओगे डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन के और नाम क्या हैं बता देता हूं, ये भी आ सकता है पेपर में। सर देखिए, अगर फिक्स एसेट यानी कि फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, लैपटॉप हो गया, अगर उनकी वैल्यू कम हो रही है तो उसे हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन। लेकिन एक होता है गुडविल। अब गुडविल को कोई छू सकता नहीं है ना, गुडविल को हम छू नहीं सकते। ऐसे ही होता है कॉपीराइट, गुडविल, कॉपीराइट, ये भी हमारी फिक्स एसेट है और इनको हम अमोर्टाइज करते हैं, अमोर्टाइज या फिर रिटर्न ऑफ, ये डेप्रिशिएशन के दूसरे नाम है। लेकिन जब हम गुडविल के डेप्रिशिएशन कर रहे होते हैं, कॉपीराइट यानी इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स लिख लीजिए। इंटेंजिबल एसेट क्या होती है? ऐसी एसेट जिसे हम छू नहीं सकते। गुडविल को छू सकते हो? नहीं छू सकते। लेकिन मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं आप एसबीआई में अकाउंट खोल लोगे कि शिवम गुप्ता बैंक में, किसमें खोलोगे? एसबीआई में। क्यों? एसबीआई गवर्नमेंट का बैंक है, उसकी एक गुडविल है। और अगर मैं कहूं एसबीआई की कितनी गुडविल है तो आप कहोगे सर करोड़ों अरबों की है। अगर एसबीआई अपना नाम किसी को बेचेगा, अरबों रुपए में बेच देगा, कुछ नहीं देगा, बस वो कहेगा ठीक है तो अपना नाम एसबीआई रख ले। इस बात के उसे अरबों रुपए मिल जाएंगे, यानी कि एसबीआई की गुडविल की एक वैल्यू है। लेकिन इस गुडविल की वैल्यू को हम थोड़ा थोड़ा रिटर्न ऑफ कर सकते हैं अगर करने को कहा जाए। तो जब हम वो उसे रिटर्न ऑफ करेंगे तो हम उसे डेप्रिशिएशन नहीं बोलते, हम उसे बोलते हैं गुडविल अमोर्टाइज्ड या फिर गुडविल रिटर्न ऑफ, क्योंकि वो टेंजिबल एसेट नहीं है। टेंजिबल एसेट मतलब जिसे हम छू सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट मतलब जिसे हम छू नहीं सकते। तो अब अपने नोट्स में लिख लीजिए टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट क्या होती हैं। टेंजिबल एसेट दैट कैन बी टच्ड, ऑल फिक्स्ड एसेट आर टेंजिबल एसेट। Intangible asset that cannot be touched, such as goodwill, such as copyright, such as leasehold rights, और ऐसी बहुत सारी होते हैं। गूगल पे सर्च करो और याद करो। जैसे वो नाउन होते थे, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हम पढ़ते थे, किसी को नहीं पता, वहां पर बदल जाएगी। अभी एब्स्ट्रैक्ट नहीं समझना है, टेंजिबल और इंटेंजिबल समझना है। टेंजिबल एसेट्स वो जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैपटॉप, मशीनरी, बुक्स, ये सब हमारे टेंजिबल एसेट है और ये फिक्स एसेट का पार्ट होती है। इंटेंजिबल एसेट मतलब गुडविल, कॉपीराइट, लीजहोल्ड राइट, और ये भी फिक्स एसेट का पार्ट होती है। तो यानी कि सर हम एक चीज समझ में आ गई हमें, ये सब मैं मिटा रहा हूं। हमने आपको डेप्रिशिएशन बता दिया था और फिक्स एसेट के बारे में बताने जा रहे थे। फिक्स एसेट क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट वो एसेट्स होती हैं, एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी विच इज एसेट्स फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब कि फॉर मोर देन 1 ईयर। अच्छा एक बात बताइए, आपने एक बुक खरीदी जो आपको लगता है कि बस वो इस साल में काम आएगी हमारे और अगले साल काम नहीं आएगी, तो वो फिक्स एसेट हुई या नहीं? वही रमेश जी आप बताइए, वही सर, क्या कह रहे हैं? वही फिक्स एसेट नहीं होगी? नहीं हुई सर, वही नहीं हुई, देखिए नहीं सुनिए हुई। सुनिए, म्यूट कर लीजिए सर। आपने, आप कौन हो? आप सर, मेरा ऑफिस है, मैं वकील हूँ। तो वकील को बहुत सारी बुक्स खरीदनी पड़ती हैं, जितने भी लॉ पास होते हैं उसके पास बुक होनी चाहिए, जितने भी केस स्टडी होते हैं उसके पास होनी चाहिए, वो खरीदता है। और एक एक बुक की कॉस्ट 2-2 हजार रुपये होती है, कोई सस्ती नहीं होती है वो। और एक साल में वो 40-50 बुक खरीद लेता है, यानी कि बुक्स की कॉस्ट उसकी 1 लाख रुपए हो गई। अब एक वकील ने बुक खरीदी, अब वो जो एक बुक खरीदता है वो खराब नहीं हो जाती, वो 40-50 साल तक उसके ऑफिस में लगी रहती है पीछे सजी हुई, और जरूरत पड़ने पे वो काम भी आती है। अब अगर मान लीजिए एक वकील ने 1 लाख रुपए की बुक्स खरीदी, तो बुक्स उसके 10-20-30 साल तक काम आएगी। तो बुक अगर 1 साल से ज्यादा काम आ रही है तो वो फिक्स एसेट है। अगर वो 1 साल से ज्यादा काम आ रही है तो अब क्या हुआ, वकील साहब ने एक बुक खरीदी इनकम टैक्स की। अब इनकम टैक्स की बुक जो होती है वो 1 ही साल काम आती है, हर साल इनकम टैक्स चेंज हो जाता है। अब वकील साहब ने एक बुक खरीदी इनकम टैक्स की, बुक आई 2,000 रुपए की, तो ये जो 2,000 रुपए क्योंकि 1 ही साल काम आएगी तो ये फिक्स एसेट नहीं है। ये फिर ये वाला क्या है सर? ये एक्सपेंस है। तो जो बुक हमने सिर्फ 1 साल के लिए खरीदी, जो 1 साल में ही खत्म हो जाएगी, हमारे काम नहीं आएगी, वो फिक्स एसेट नहीं है। उस वाले एक्सपेंस को हम बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखिए नई एक चीज निकल कर आ गई, क्या? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंस फॉर करंट ईयर।
ये वाला एक्सपेंस जो होता है वो सिर्फ करंट ईयर के लिए होता है, उसका जो फायदा मिलेगा वो सिर्फ 1 साल तक करंट ईयर तक ही मिलता है। लेकिन जिसका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब अगर वकील साहब ने 1 लाख रुपए की बुक्स खरीदी जो उनके 20, 25, 30, 40 साल तक काम आएगी, तो वो उनके लिए क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं, एसेट्स होते हैं। तो जो 1 साल से ज्यादा के लिए खरीदा जाए वो एसेट होती है। अब वो एसेट फिक्स एसेट है या नहीं वो हम चेक करेंगे। अब एसेट्स कितने तरह की होती हैं? एसेट्स 2 तरह की होती हैं, करंट एसेट और फिक्स एसेट। तो पहले फिक्स एसेट क्या होती है वो बता रहा हूं। फिक्स एसेट वो होती है सर जो 1 साल से ज्यादा के लिए काम आएगी, क्योंकि अगर 1 साल से कम आएगी तो वो एसेट ही नहीं है, फिर तो वो रिवेन्यू एक्सपेंसेस हो जाएगा। अगर 1 साल से ज्यादा के लिए खरीदा होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा, तो एसेट की कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम एसेट बोलते हैं। अगर कोई खर्च आपने किया, अगर वो सिर्फ 1 साल काम आएगा तो वो रिवेन्यू एक्सपेंसेस है, अगर वो 1 साल से ज्यादा काम आएगा तो वो कैपिटल एक्सपेंस है। कैपिटल एक्सपेंस को हम एसेट भी बोलते हैं। हाँ, आपको जो मैंने छोटी सी चीज बताई है अभी, अगर आपने कोई एक्सपेंस किया और वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट में जिस कंपनी पे आपने एक्सपेंस किया, मान लीजिए मैं एक वकील हूँ और मैंने एक बुक खरीदी और वो बुक मेरे को 1 ही साल काम आएगी तो वो रिवेन्यू एक्सपेंसेस है। और अगर वो बुक मेरे को 1 साल से ज्यादा काम आएगी तो फिर वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंस है। अगर वो रिवेन्यू एक्सपेंस है तो फिर तो वो एक्सपेंस है, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, जिससे कि हमारे को प्रॉफिट और उसमें एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। तो इसलिए मैं उसे एक्सपेंस मान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दूंगा। और अगर वो एक्सपेंस मेरा 1 साल से ज्यादा काम आ रहा है तो मैं फिर उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखूंगा, फिर मैं उसे एसेट्स मान लूंगा और बैलेंस शीट में लिखूंगा। इतना समझ में आ गया आपको निखिल जी? हाँ जी सर, हाँ जी सर। वेरी गुड। अब आप ये बताइए शर्मा जी, मुक्तिनाथ शर्मा जी, बताइए क्या समझ में नहीं आया? सर ये एसेट का विषय, एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी, और ये बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। सर ये कैपिटल एक्सपेंस से लायबिलिटी नहीं बन गया? नहीं नहीं, कैपिटल एक्सपेंस का मतलब एसेट्स। ओ सॉरी सर, से अकाउंटेंट स्टैंडर्ड। कोई यस बात नहीं, कोई बात नहीं, सबका Thank रिवीजन you. हो गया इस बहाने। इंडिया में अकाउंटिंग रूल्स कौन बनाता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कैसे बनाता है? उसने एक रूल बुक बना रखी है, उस रूल बुक का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब अकाउंटिंग करने के रूल्स, स्टैंडर्ड का मतलब रूल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब रूल्स, अकाउंटिंग करने के रूल्स। जी सर। वेरी गुड। चलिए सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता रहे थे सर, रिवेन्यू एक्सपेंसेस वो जो 1 साल काम आएगा, कैपिटल एक्सपेंसेस वो 1 साल से ज्यादा काम आएगा। अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हम उसे एसेट्स भी बोल सकते हैं। अब एसेट्स 2 तरह की होती हैं, एक होती है फिक्स एसेट, एक होती है करंट एसेट। फिक्स एसेट वो होती है सर जो 1 साल से ज्यादा तो काम आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा, मतलब ये नहीं कि 1 साल से 2 साल काम आएगी। ये वो वाली एसेट्स होती है जो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जैसे फर्नीचर खरीदा तो 10 साल के लिए खरीदेंगे, लैंड बिल्डिंग खरीदा वो तो 40-50 साल के लिए खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं वो भी लंबे टाइम के लिए खरीदते हैं, 20-30 साल के लिए। तो फिक्स एसेट की जो एग्जांपल हो गए वो कौन कौन से हो गए सर? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लिख लीजिए अपने पास। और क्या होता है सर बताओ जरा, फिक्स एसेट के एग्जांपल और बताओ। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, और बताइए। इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या? मतलब गुड्स वो भी होते हैं, व्हीकल्स भी होते हैं। अगर वैन खरीदी तो हाँ वो, ट्रैक्टर खरीदा तो वो तो सब मशीनरी में आ जाएगा, मशीनरी हो गई है तो एक तरह की। और भी कोई इस तरह की जिसे हम छू सके और वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी होगी तो फिर वो फिक्स एसेट में आ जाएगा। फिक्स एसेट में 2 तरह की चीजें आती हैं। एक तो मैंने जो ये वाली बता दी और एक मैं भी और बताऊंगा। इन्हें तो बोलते हैं हम टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, वैन। ये तो होगी टेंजिबल। और दूसरी होती है इनटेंजिबल, होती दोनों फिक्स एसेट। अब इनटेंजिबल एसेट्स के मैं आपको बता रहा हूँ। इनटेंजिबल एसेट होती है गुडविल, कॉपीराइट, ठीक है सर। इस तरह की चीजें ये इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं और ये भी फिक्स एसेट ही होती हैं। अब जो टेंजिबल फिक्स एसेट होती है ना, इन पे तो लगता है डेप्रिसिएशन। जो नए स्टूडेंट आए थे, आपको डेप्रिसिएशन के बारे में पता है?
अनम्यूट कीजिए और बताइए। निखिल जी। सर थोड़ा थोड़ा हाँ जी, पता थोड़ा सर। पता है हम्म। क्या होता है डेप्रिसिएशन, बताइए। सर कोई हमारे साथ गुड्स है तो उसकी वैल्यू कम हो जाए तो उसको डेप्रिसिएटिंग एसेट कहते हैं। बहुत अच्छे, लेकिन हमारे को ऊपर ऊपर की नॉलेज नहीं लेनी है, हमें चाहिए एक्सपर्ट नॉलेज, तब NISM 15 क्लियर होगा। तो डेप्रिसिएशन क्या है, थोड़ा सा और डीप में चलते हैं और बता देते हैं। वैसे सबको समझा चुका हूं, आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में 2 लाइन बताएंगे बस। चलिए सर, जो आपका जो फिक्स एसेट होती है, जो टेंजिबल फिक्स एसेट होती है, उन पे तो लगता है डेप्रिसिएशन क्या होता है भी बताएंगे, और जो इंटेंजिबल एसेट होती है उन्हें हम करते हैं अमोर्टाइज या फिर राइट ऑफ। होता ये डेप्रिसिएशन ही है, लेकिन नाम इसका बदल देते हैं, से बोलते हैं अमोर्टाइज कर दिया हमने, गुडविल को अमोर्टाइज कर दिया हमने, कॉपीराइट को रिटर्न ऑफ कर दिया। ठीक है, ये इसका नाम डेप्रिसिएशन ही है, लेकिन इसे बोला जाता है अमोर्टाइज और राइट ऑफ। चलिए, हमें समझ में आ गया सर। रेवेन्यू सर गुडविल को राइट ऑफ कैसे करते हैं? कैसे करते हैं समझाएंगे, बस ये समझ लीजिए कि गुडविल हमने खरीदी किसी से, मान लीजिए मैंने SBI की, ध्यान से समझिएगा, जब हम किसी की गुडविल खरीद लेते हैं ना, कैसे खरीदते हैं बताता हूं आपको। मान लीजिए आपको भी पता है, पहले जो ये आपका आजकल एक्सिस बैंक है, पहले UTI हुआ करता था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पता है आपको ये बात? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो पहले ये गवर्नमेंट का बैंक हुआ करता था, और ये बैंक भी नहीं होता था, ये पहले होता था ये म्यूचुअल फंड। तो ये UTI के नाम से, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से गवर्नमेंट की संस्था होती थी। फिर गवर्नमेंट वाली संस्था को उसमें प्रॉफिट आना बंद हो गया, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम ये किसी को भी बेच देंगे। तो एक IDBI बैंक आया, IDBI बैंक भी गवर्नमेंट का ही था, सॉरी IDBI नहीं, सॉरी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक था, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपनी संस्था को बेचना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड को, और प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, तो इसे कोई भी बैंक खरीद लो। उस टाइम पर हर बैंक ने कहा हम तो अपना ही बना लेंगे, हम क्यों खरीदे, हम तो कंपटीशन में आएंगे। तो एक्सिस बैंक ने कहा नहीं नहीं, मेरे को कोई जानता ही नहीं है, मुझे इसकी गुडविल की रिक्वायरमेंट है। तो अब क्या हुआ, एक्सिस बैंक ने उस UTI की गुडविल बाय कर ली। कितने में करी, लेट्स से एग्जांपल के लिए 100 करोड़ में। अब वो 100 करोड़ की जो गुडविल है ना, धीरे धीरे लोगों को पता चलता रहा कि जो गवर्नमेंट की UTI संस्था थी ना, वो एक्सिस बैंक ने ले ली है, तो अब ये गवर्नमेंट की नहीं रही। तो शुरुआत में जब लोगों को नहीं पता था, तो उस पर विश्वास करके उस अकाउंट मिले जा रहे थे। जो गरीब लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, उन्हें 20 साल तक भी नहीं पता चला ये बात कि भैया ये प्राइवेट बैंक बन गया। उन्हें तो अरे UTI है, गवर्नमेंट की है, चलो चलते रहेगा, ऐसे ही लगता था उन्हें, है ना। जैसे लोगों को आज तक नहीं पता कि प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक दोनों में से किसी में पैसा जमा करा लो, सेफ है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर सेफ है। लोगों को लगता है गवर्नमेंट बैंक में ज्यादा सेफ है और प्राइवेट बैंक में कम सेफ है, बल्कि RBI ने दोनों को बिल्कुल सेम राइट दिए हुए हैं, दोनों में इक्वल सेफ है पैसा। लेकिन ये बात लोगों को आज तक पता ही नहीं, इसलिए गवर्नमेंट बैंक की गुडविल ज्यादा है, प्राइवेट बैंक की गुडविल कम है। गांव में, शहरों में प्राइवेट बैंक की गुडविल ज्यादा है, गवर्नमेंट बैंक की कम है, काम ही नहीं करते। तो ऐसे ही जब हम गुडविल बाय करते हैं ना, तो थोड़े दिनों में वो वैनिश हो जाती है। वो जो गुडविल, जो नाम था, वो खत्म हो जाता है, और उसकी जगह पर जो हमने अपना नाम बनाया वो आ जाता है। तो हम इस गुडविल को धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ क्यों करते हैं, हमने मान लो 100 करोड़ एक साथ दिए, और वो 100 करोड़ अगर आज के PL में डाल देंगे तो लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा, वो तो गलत है। तो हम ये कहते हैं कि हमने जो गुडविल का पैसा दिया है, ये कम से कम 20 साल हमारे काम आएगा। तो 100 करोड़ को डिवाइड बाई 20 करेंगे, 5 करोड़ करके उसे PL में दिखाते रहेंगे। तो 100 करोड़ में से 5 करोड़ PL में डाल देंगे, तो हमने मान लो 200 करोड़ का प्रॉफिट करा, उसमें से 5 करोड़ गुडविल के नाम के कम कर देंगे, तो हम अपना प्रॉफिट बोलेंगे 95 करोड़ का, कि भाई 100 करोड़ का प्रॉफिट हो, लेकिन 5 करोड़ में गुडविल राइट ऑफ कर दे उसके अंदर से। तो हमने करंट ईयर का प्रॉफिट कितना दिखाएंगे, 95 करोड़, और गुडविल 100 करोड़ से घटके कितनी रह जाएगी, 95। फिर अगले साल 5 और घटा देंगे, फिर अगले साल 5 और घटा देंगे, ऐसे करते 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 बैलेंस शीट में गुडविल 0 हो जाएगी, और प्रॉफिट एंड लॉस पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे भी 5-5 करोड़ करके कम होएगा। तो ऐसा करने से पे एक साथ प्रॉफिट कम नहीं होता। तो इसी को बोलते हैं अमोर्टाइजेशन करना, रिटर्न ऑफ करना। और डेप्रिसिएशन भी ऐसे ही लगाते हैं। सचिन जी, अपना क्वेश्चन बोलिए। सर पेटेंट को भी ऐसे ही करते हैं क्या सर? पेटेंट 20 years के लिए होता है, वो उसका लाइफ टाइम, उसका पेटेंट जब होता है। क्या, दोबारा बताइए। सर पेटेंट जो होता है ना, पेटेंट हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इंटेंजिबल एसेट में लिख लीजिए पेटेंट भी। बिल्कुल, मेरे को याद नहीं आ रहा था, मेरे मन में घूम तो रहा था कि एक और बताऊं, लेकिन वो समझ याद ही नहीं आ रहा था। पेटेंट राइट्स, मैंने कॉपीराइट बताए भी थे, कॉपीराइट और पेटेंट राइट एक जैसे ही होते हैं। तो कॉपीराइट और पेटेंट राइट को भी राइट ऑफ करना पड़ता है, और वो भी इंटेंजिबल एसेट होती है जी। शॉर्वियन श्रीजा वाले जो है वो बोलिए, अपनी क्वेरी बोलिए।
तो जैसे मर्जर होता है कोई, तो वो भी यही चीज होती है, जैसे एचडीएफसी बैंक का भी मर्जर हुआ, तो क्या वो भी उसने उसकी एचडीएफसी लाइफ की कोई मतलब वो भी यही होता है? नहीं, मर्जर होना तो होता है सर, एक फर्म अलग थी, वो एचडीएफसी लाइफ थी और एक एचडीएफसी बैंक है, दोनों मिलकर एक नई कंपनी बन गई, या वो पुराने वाली कंपनी इस वाली कंपनी ने खरीद ली और उसे अपने अंदर मिला लिया, इसे बोलते हैं मर्जर। अच्छा, तो वो इसमें नहीं आता, उसमें कोई वो नहीं है? नहीं, वो राइट ऑफ में नहीं आता है वो। नहीं आता। हाँ, मुक्ति जी, मुक्तिनाथ शर्मा जी बताइए। टेंजिबल एसेट तो पकड़िए सर, जो हम छू सकते हैं, जैसे गाड़ी का सर कोई प्रत्येक साल डेप्रिशिएट होता है सर, वो तो समझ में आता है सर। अब गुडविल जैसे सर नाम है ना सर, तो सर जैसे वो उसमें जो डेप्रिसिएशन बोलते हैं तो एमोट, तो ये डेप्रिशिएट कैसे होता है सर नाम का? मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए सर जी, मान लीजिए, अब सुनिए, म्यूट कर लीजिए। देखिए, आप ना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं और एक बना रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आप सिर्फ प्रॉफिट और लॉस बताते हैं आपको कितना हुआ। अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए आप अपना बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस से आप साल का 5 लाख रुपया कमाते हैं। अब आपने क्या किया, उस बिजनेस को करने के लिए लाइसेंस फीस दी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए मैं सोलर का काम करता हूँ, मैं सोलर इसलिए बता रहा हूँ, मैं वो काम करता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल ही देता हूँ हमेशा। तो हम सोलर का काम करते हैं, सोलर का काम करने से पहले गवर्नमेंट पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, एक स्टेट का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 2.5 लाख रुपए लगते हैं, और अगर ऑल ओवर इंडिया का रजिस्ट्रेशन कराना है तो 25 लाख रुपए लगते हैं। अब मान लीजिए सोलर का काम करके मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, तो साल के कितने कमा रहा हूँ? 12 लाख। मैंने पूरे इंडिया का रजिस्ट्रेशन कराया 25 लाख रुपए देके, मेरे तो 25 लाख चले गए, वापस तो आने नहीं है। तो अगर मैं 25 के 25 लाख पीएल में दिखा दूंगा तो गलत हो जाएगा ना। जो खर्चा मैंने 25 साल के लिए करा, 50 साल के लिए करा, 100 साल, क्योंकि वो जो रजिस्ट्रेशन उसकी कोई लिमिट नहीं है कितने साल चलेगी, वो जब तक मर्जी करते रहो काम, जब तक तुम जिंदा हो करते रहो। तो मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ से 25 साल और जीऊंगा, और मैंने 25 ही लाख दिए हैं। अगर वो 25 लाख मैं करंट ईयर के पीएल में डाल दूंगा तो गलत है ना। मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ 12 लाख के, लेकिन मेरा पीएल बताएगा कि मैं तो 13 लाख के लॉस में हूँ। 12 लाख का प्रॉफिट माइनस 25 लाख प्रोसेसिंग फीस जो मैंने दी, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर आपने कोई खर्चा ऐसा कर दिया हो जो आपके लंबे टाइम तक काम आ रहा है, तो उसे 1 साल में पीएल में मत डाल लो, उसे प्रोपोर्शनेटली डाल लो। तो अब ये जो हमारा जो खर्चा किया ना मैंने लाइसेंसिंग फीस का 25 लाख रुपए का, ये 25 लाख में से मैं 1 लाख तो डाल लूंगा पीएल में, और 24 लाख दिखाऊंगा अपनी प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी है, अगले 24 साल तक मैं लाइसेंस फीस को यूज करूंगा, और वो 24 लाख दिखाऊंगा मैं अपना बैलेंस शीट के एसेट साइड में कि मेरी प्रॉपर्टी है। तो इसलिए उस 24 लाख में से फिर अगले साल 1 लाख और पीएल में डाल दूंगा, और वो 23 रह जाएगी। फिर 1 लाख और डाल दूंगा, वो 22 रह जाएगी। जो 1-1 लाख डाल रहा हूँ ना, ये राइट ऑफ कर रहा हूँ। मैंने पहले वहां 25 लाख लिखा, अब उसे राइट ऑफ कर रहा हूँ। ऑफ मतलब कम कर रहा हूँ, इसलिए से बोलते हैं अमोर्टाइज करना या राइट ऑफ करना। अब समझ में आया मुक्तिनाथ जी? सर अभी जैसे आप बोल रहे हैं 25 लाख सर, जैसे उसमें मैंने इन्वेस्ट किया सर गुडविल के लिए, ये इंटेंजिबल एसेट के लिए, तो अभी तय कैसे करेंगे सर कि मैं 1 लाख करूंगा या 2 लाख? ये आपका जो राइट ऑफ हम करेंगे ये कैसे? ये क्वेश्चन में गिवन होगा, जब पेपर में आएगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितनी अनुमानित लाइफ है इसकी, यूजफुल लाइफ क्वेश्चन में गिवन होगी। कैसे करेंगे? ये काम अकाउंटेंट का होता है। जो सीए है वो अंदाजा लगा लेता है कितने साल तक ये आपको बेनिफिट करेगा। जैसे मैंने अपना मान लिया कि मैं 25 साल तक जीऊंगा, लेकिन जी तो 30 साल भी सकता हूँ ना, तो कोई बात नहीं, 25 साल में पूरा राइट ऑफ कर दूंगा, मेरी लाइसेंसिंग फीस एसेट साइड में खत्म हो जाएगी, उसके बाद राइट ऑफ करना बंद कर दूंगा, क्या हो गया, है ना। लेकिन हमने उसे एक यूजफुल लाइफ के हिसाब से हमने डाल दिया। अगर वो उससे ज्यादा चल जाए तो कोई बात नहीं डाल लेंगे पीएल में, उसके बाद वो जीरो हो जाएगी। भाई मैं 1-1 लाख रुपए 25 साल तक राइट ऑफ कर दूंगा, 26वें साल में कुछ भी राइट ऑफ नहीं करूंगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट दिखाऊंगा, क्या हो गया। थोड़ा बहुत अकाउंटिंग में चलता है, लेकिन इतना नहीं चलता कि एक 12 लाख प्रॉफिट करने वाला बिजनेस सीधे 13 लाख का लॉस दिखा दे और एक्चुअल में प्रॉफिट में है। ऐसा करने से तो शेयर गिर जाएंगे मेरे। तो इसलिए आईसीआई ने रूल बनाया कि आपने अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए खर्चा किया हो तो उसे 1 साल में नहीं दिखाना पीएल में, उसे धीरे धीरे दिखाना है। इसलिए उसको इंटेंजिबल एसेट के नाम पे एसेट साइड में दिखाया जाता है, और फिर धीरे 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 अमोर्टाइज कहता है प्रोपोर्शनेटली। अब मुझे लगता है किसी की इस वाले क्वेश्चन की तो कोई क्वेरी नहीं होगी। आगे बढ़ता हूँ, अगली क्वेरी पे भी जाना है किसी की क्वेरी तो बताइए, वरना आगे बढ़ेंगे।
म्यूट कर लीजिए सब अपने आप को, आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैंने बताया आपको सर, अगर आपने खर्चा 1 साल के लिए करा तो रेवेन्यू एक्सपेंस, 1 साल से ज्यादा के लिए करा तो कैपिटल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस को हम एसेट भी बोलते हैं। और एसेट दो तरह की होती है, फिक्स एसेट और करंट एसेट। करंट एसेट बताऊंगा बाद में, पहले फिक्स एसेट दो तरह की होती है, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है और इंटेंजिबल एसेट पे अमोर्टाइजेशन या फिर राइट ऑफ होता है। इतना सबको समझ में आ गया? निखिल जी समझ में आया? यस सर, आगे सर। चलो निखिल जी जरा रिवीजन दीजिए हमें, बताइए क्या क्या बताया। शुरू से हो जाइए, शुरू रिवीजन रिवेन्यू से शुरू करिए यहां से। हाँ जी सर। निखिल जी बताएंगे, निखिल जी बताइए। एसेट्स दो तरह के होते हैं, इंटेंजिबल और टेंजिबल। नहीं नहीं, पहले बताइए एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंस वो जो सिर्फ करंट ईयर के लेके जाते हैं। ठीक है। बोलिए बोलिए। रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो जो सिर्फ करंट ईयर के लेके जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस वो जो लॉन्ग टर्म के लेके जाते हैं। ओके। बोलिए। रेवेन्यू जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, करंट ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए। करंट ईयर के लिए, और दूसरे जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। दूसरे नहीं, कैपिटल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए किए जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंस लॉन्ग टर्म के लिए भी है। वेरी गुड। और जो कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम एसेट्स भी बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एसेट। कैपिटल एक्सपेंस को एसेट्स बोलते हैं। वेरी गुड। एसेट्स दो तरह की होती हैं, करंट एसेट और फिक्स एसेट। एसेट्स दो तरह के होते हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। वेरी गुड। फिक्स एसेट दो तरह की होती है, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट। फिक्स्ड एसेट्स आर टू टाइप्स, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। वेरी गुड वेरी गुड। टेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है और उसमें इंटेंजिबल एसेट पे अमोर्टाइजेशन या फिर रिटर्न ऑफ करते हैं उसे। रिटर्न ऑफ। ठीक है। और कौन बताएगा ये वाला पूरा फराटेदार एकदम से जैसा मैंने समझाया तेजी से? कौन बताना चाहेगा? हैंड रेज कीजिए। मैं समझाता हूँ सर। हैंड रेज कीजिए सिर्फ। और कोई है? वेरी गुड, दो गए। और चलिए हम मुक्तिनाथ शर्मा जी से सीखेंगे। सर बताइए। सर जो अब जैसे सर एक कंपनी के लिए ऐसा भी हो सकता है सर, बोलते रहिए सर। सर वो राइट ऑफ करेंगे सर 2-2 लाख करके सर। तो अगर कोई बड़ा कंपनी होगा तो सर वो एक ही साल में उसको माइनस भी तो कर सकता है सर। सर जो बड़ा कंपनी होगा उसका खर्चा भी तो 1,000 करोड़ का होगा, वो 1,000 करोड़ में 100 करोड़ करके राइट ऑफ करेगा। जी। चलिए अब आप सर शौरवी एंड श्रीजा जी जो हैं वो बताएंगे क्या क्या है, बताइए। सर मैं थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि आज हमने क्या सीखा, पहले वो बता दूं जो अभी तक अभी किया हमने। जी जी वही बताना है। सबसे पहले तो आज जो मुझे पता चला वो एक तो ICA के बारे में पता चला कि जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया था, जो ये पूरे अकाउंटेंट इसको मैनेज करता है। और इसमें हमने अभी जो सीखा उसमें ये था, फैक्ट्री अकाउंट में हमने एक डेप्रिसिएशन सीखा कि डेप्रिसिएशन वो होता है जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू जो डिक्रीज होती है एवरी ईयर, वो डेप्रिसिएशन होती है। अब डेप्रिसिएशन में भी हमने फिर उसमें एसेट्स सीखे कि मतलब जो हमने एसेट्स सीखे कि दो तरीके के होते हैं, एक इंटेंजिबल और एक टेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको हम छू नहीं सकते हैं, और टेंजिबल जो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं। उसके बाद हमने ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंस और एक होता है फिक्स एसेट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो 1 साल से ज्यादा के लिए होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंस होता है जो करंट ईयर के लिए होता है, जो लेस देन 1 ईयर के लिए होता है। अब जो एसेट्स थे, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो दो तरीके के होते हैं, एक फिक्स एसेट होता है और एक करंट एसेट होता है। अब हम बात करते हैं फिक्स एसेट की, तो फिक्स एसेट भी दो तरह के होते हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल, जो हमने पहले जिसके बारे में सीखा। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एटसेट्रा, और इस पे क्या होता है, इसमें डेप्रिसिएशन लगता है। और इंटेंजिबल गुड्स एसेट्स वो थे जो गुडविल, कॉपीराइट, तो पेटेंट, तो इस तरह के जो होते हैं। और इसमें जो होता है ये राइट ऑफ होता है इसमें, चाहे हम एमोर्टाइज करते हैं। और जो करंट एसेट के बारे में आपने भी बताना है। चलिए सब एक बार क्लैपिंग कर देंगे सर के लिए अनम्यूट होने के बाद। वेरी गुड बॉस, वेरी गुड वेरी गुड।
चलिए सब म्यूट हो जाइए। इसके बाद सूर्यवंशी जी आपकी क्वेरी बताइए। मैं कुछ नहीं सर, क्लैपिंग कर रहा था। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और निखिल जी को समझ में अच्छे से आ गया इन सर की वजह से, इन्होंने पूरा रिवीजन दे दिया। एक बार मैं भी दे देता हूँ सर। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंस वो होते हैं जो हमारे करंट ईयर में ही काम आएंगे। जैसे मैंने किसी को सैलरी दे दी, मैंने किसी को फ्रेट दे दिया, वो तो दे दिया, खत्म हो गई बात। छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। और जो बड़ी अमाउंट के एक्सपेंस होते हैं वो हमारे 1 साल से ज्यादा के काम आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है? हमने लैंड खरीद ली, ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो लैंड एक बार खरीद ली, लेकिन काम 10 साल आएगी, 20 साल आएगी। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें लॉन्ग टर्म में काम आएंगे उन्हें एक्सपेंसेस न बोल के हम उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और उसे एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी। अब एसेट्स हमारी दो तरह की होती है, फिक्स एसेट और करंट एसेट। करंट एसेट अभी हमने नहीं समझाई है। फिक्स एसेट दो तरीके की होती है, टेंजिबल फिक्स एसेट, इंटेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल फिक्स एसेट वो जिसे हम छू सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और इस तरह की चीजें। और इंटेंजिबल एसेट जिसे हम नहीं छू सकते लेकिन वो भी फिक्स एसेट ही होती है, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, लीज राइट और इस तरह की और भी चीजें। और जो आपकी टेंजिबल फिक्स एसेट होती हैं उनकी जो वैल्यू में कमी आती है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और जो इंटेंजिबल फिक्स एसेट होते हैं उनकी जो वैल्यू में कमी आती है उसे अमोर्टाइजेशन या फिर रिटर्न ऑफ बोलते हैं। अब दूसरे तरह की एसेट बच गई, करंट एसेट, जो मैंने आपको नहीं समझाई। वो क्या होती हैं वो बताने जा रहा हूँ। जितना मैंने अभी तक समझाया आप सबको अच्छे से समझ में आ गया ना? वेरी गुड। अगर किसी ने नहीं बोला कुछ तो मतलब समझ में आ गया। अगर कोई क्वेरी हो तो आप बोल सकते हैं। अब मैं समझाने जा रहा हूँ करंट एसेट्स। इसका किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं इसे डिलीट करूंगा 5 तक काउंटिंग पे। 5 4 3 2 1 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वो होती जो एक बार ले ली 10 साल तक चेंज ही नहीं होती, वो हमारे पास है तो है, पूरी हमारे पास ही रहती है। लैंड बिल्डिंग एक बार खरीद ली वही रहती है, 20 साल तक उसी में रह रहे हैं, परेशान हो गए वही दीवारें देखते देखते, पेंट करा लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। चलो अब करंट एसेट्स क्या होती है सर? वो चेंजिंग इन नेचर होती है और शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जैसे कैश, कैश हमारे पास आज 1 लाख है, शाम को 90,000 हो जाएगा, परसों को 1,10,000 हो जाएगा, उससे अगले दिन 4 लाख हो जाएगा, उससे अगले दिन 50,000 हो जाएगा, फिर वो 30,000 हो जाएगा। वो हर टाइम चेंज होता रहता है। तो कैश। बैंक में बैलेंस, अगर बैंक का बैलेंस है तो वो करंट एसेट है, लेकिन अगर एफडी है तो वो फिक्स एसेट है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट आपने कराया लंबे टाइम के लिए, 5 साल 10 साल के लिए, तो फिर वो फिक्स एसेट है। लेकिन अगर आपने एफडी कराई होगी 3 महीने के लिए तो वो एफडी करंट एसेट हो जाएगी। तो करंट एसेट का मतलब वो एसेट विच आर चेंजिंग एंड हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म। लिख लीजिए अपने पास। करंट एसेट्स क्या होती हैं सर? जो चेंजिंग इन नेचर होती हैं और शॉर्ट टर्म के लिए होती है। एग्जांपल कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक। स्टॉक भी रोज चेंज होता रहता है, कैश का बैलेंस भी रोज चेंज होता रहता है, बैंक में जो आपके पैसे पड़े हैं वो भी रोज चेंज होते रहते हैं। डेटर्स का मतलब होता है देनदार, आपने जिससे पैसे लेने हैं वो आपका देनदार है, तो वो भी रोज चेंज होता रहता है। कभी उसने गुड्स खरीद लिया आपसे तो 10 लाख का बैलेंस है, 2 लाख का माल उसने और खरीद लिया, 12 हो गया उसका बैलेंस, फिर उसमें 5 लाख आपको दे दिया तो उसका बैलेंस 7 लाख हो गया, और ये रोजाना चेंज होता रहता है। तो ये चेंजिंग इन नेचर है और शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये नहीं कि उसे 10 साल के लिए पैसे दे दिए, उसे 2 4 15 दिन 20 दिन 1 महीने का उधार दिया होता है, तभी तो डेटर है। तो कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, ये जो सारी एसेट्स होती हैं ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमने इनसे पैसा लेना है तो हमारा इन पर राइट है, और ये करंट एसेट्स होती हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? इतने आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको ये बता रहे थे ट्रेडिंग और पीएल का परफॉर्मा। ट्रेडिंग अकाउंट में हम सेल्स लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस। अगर वहां पर लिखा है कैरेज इनवर्ड, अगर लिखा है कैरेज इनवर्ड तो ट्रेडिंग में जाएगा, अगर लिखा है कैरेज आउटवर्ड तो पीएल अकाउंट में जाएगा। तो ट्रेडिंग और पीएल कुछ नहीं है, एक ही अकाउंट के 2 पार्ट हैं। फैक्ट्री वाले एक्सपेंस ट्रेडिंग में डालने हैं, ऑफिस वाले एक्सपेंस पीएल में डालने हैं। तो ट्रेडिंग और पीएल का परफॉर्मा हम आपको बुक भेज चुके हैं, आप जो नए स्टूडेंट ने भेज देंगे, आपको ये याद करना है। चलो पीएल अकाउंट में क्या क्या आता है सर? अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ जो आपने एफडी कराई थी तो वो बनाने से रिलेटेड तो है नहीं ना, बेचने से रिलेटेड है तो पीएल में आएगा। अगर आपको डिस्काउंट मिला तो वो पीएल में आएगा। कमीशन रिसीव हुई आपको तो वो पीएल में आएगी। और जितने भी ऑफिस के एक्सपेंस है क्या क्या, सैलरी, रेंट, टैक्सेस,
ऑफिस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट, कमीशन पेड और ऑफिस का कोई भी एक्सपेंस जैसे कि कैरेज आउटवर्ड, ये सब कुछ पीएल में आएंगे और उसके बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे और ये बैलेंस शीट में चला जाएगा नेट प्रॉफिट यहाँ से। चलिए, सबको समझ में आ गया ट्रेडिंग और पीएल? अब किसी को समझ में आया हो तो बोलिए। चलिए, तो नेट प्रॉफिट को हमने अभी जैसा आपको फॉर्मेट में बताया था उसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, नेट प्रॉफिट में इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम जोड़ दो और एक्सपेंसेस लेस कर दो तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर नेट प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम जोड़ दो और एक्सपेंस लेस कर दो। यही तो किया हमने ऊपर। क्या किया हमने? देखो, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर सारी इनकम तो जोड़ दी, जोड़ने के बाद ये सब कुछ यहां लिखा और इसके अंदर से ये सारे के सारे एक्सपेंस लेस कर दिए जोड़ के, और जो आंसर आया वो यहां आ गया। जैसे मान लो इन सब का टोटल आया मान लो 20,000, तो वो 20,000 ही हमने यहां लिखा और मान लीजिए इन सब का टोटल आया 15,000, तो 20,000 माइनस 15, 5,000 आपने यहाँ पर प्रॉफिट में लिख दिया होगा। ऐसी तो बनाया प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो गया? नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस। यही तो है। किसी की कोई प्रॉब्लम इसमें? वेरी गुड। सर ये नेट प्रॉफिट सीडी क्या लिखा है? कैरिड डाउन। सीडी का मीनिंग है मतलब सर आगे ले गए। नेट प्रॉफिट कैरीड, कैरी का मतलब ले जाना और डाउन का मतलब नीचे ले गए। नीचे क्या? पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर पीएल अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट पीएल में ले लेते हैं और पीएल किसे ले लेते हैं? बैलेंस शीट में। तो इसको लिखा जाता है नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन, मतलब नेट प्रॉफिट पीएल में से उठा के बैलेंस शीट में ले गए। जैसे आपका यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आया था, ये रहा, तो लिखा था ना ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट नीचे ले गए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा था? ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ब्रॉट मतलब लाना, BROUGHT। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, कैरी का मतलब हो जाता है ले जाना। तो यहाँ पर लिखा ग्रॉस प्रॉफिट नीचे ले गए और यहाँ पर लिखा ग्रॉस प्रॉफिट नीचे लाए। ठीक है, ओके। हाँ सर ओके ओके सर। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट का परफॉर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। देखिए, फिक्स एसेट दो तरह की होती है, टेंजिबल इंटेंजिबल, समझा चुका हूं। इन्वेस्टमेंट भी फिक्स एसेट का ही पार्ट होती है, देखो फिक्स एसेट के अंदर ही लिख रहे हैं। करंट एसेट बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल को डेटर्स भी बोलते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस और अदर करंट एसेट सब यहाँ जाती हैं। बैलेंस शीट में फिक्स एसेट और करंट एसेट के अलावा और कुछ नहीं आता। एसेट दो ही तरह की होती हैं। अब लाइबिलिटी साइड आ जाइए, इधर की साइड लाइबिलिटी और इक्विटी। इक्विटी और लाइबिलिटी में क्या होता है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल दो तरह की होती है, इक्विटी और प्रेफरेंस। दोनों क्या होती है अभी बताऊंगा। रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट का वो पार्ट है जो अभी हमने बांटा नहीं है, ये भी बताऊंगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब होता है लोन, और अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब इसमें करंट लाइबिलिटी आ गई। अब करंट लाइबिलिटी क्या होगी? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ट्रेड पेबल को क्रेडिटर भी बोलते हैं। क्रेडिटर का मतलब लेनदार, जिन्होंने हमसे पैसा लेना है, ये हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब दायित्व। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दायित्व है, हमारी लाइबिलिटी है कि हमें उन्हें पैसा देना है, इसलिए इसे लाइबिलिटी पक्ष में दिखाया जाता है। लाइबिलिटी का मतलब दायित्व, हमें देना है, जो पेमेंट करनी है। और अदर करंट लाइबिलिटी। मुक्ति शर्मा जी, समझ में आ गया? सारी एसेट्स इधर, सारी लाइबिलिटी इधर, और इसे बोलते हैं बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठा, हिंदी में बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। किसको ये बैलेंस शीट का परफॉर्मेंस समझ में नहीं आ रहा है? सबको आ गया? निखिल गोयल जी बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? सर ट्रेड रिसीवेबल किसमें आएगा? ट्रेड रिसीवेबल होते हैं डेटर्स। डेटर्स मतलब जिनसे हमने पैसा लेना है, वो हमें पैसे देंगे। देनदार तो हमारी एसेट है, हमारी 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 राइट है कि हम उनसे पैसे मांग सकते हैं, तो वो एसेट साइड में आता है बैलेंस शीट्स की एसेट साइड में, करंट लाइबिलिटी में। क्यों करंट लाइबिलिटी? क्यों? क्योंकि वो चेंजिंग इन नेचर है। हर रोज वो पैसे देता भी है, हर रोज माल खरीदता है, उसकी वैल्यू रोज चेंज होती रहती है, इसलिए वो करंट एसेट्स है। तो फिक्स आपकी जो एसेट साइड में दो कॉलम होते हैं, फिक्स एसेट, करंट एसेट। करंट एसेट में लिखा जाएगा ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स।
कैपिटल क्या होती है सर? जब भी एक कंपनी बनती है ना, कंपनी, लिमिटेड कंपनी, तो जो उसके पार्टनर्स होते हैं ना, पार्टनर्स, उन्हें पार्टनर्स नहीं बोलते, उन्हें बोलते हैं शेयर होल्डर। जैसे मान लीजिए ए, बी और सी मिलकर काम करने शुरू हुए और डी भी था इसके अंदर। उसने कहा भैया हमारा सबका हिस्सा 25 + 25 + 25 + 25 ही है। तो ये 4 बंदे क्या थे? पार्टनर। लेकिन अब इन कंपनी ने, इस पार्टनरशिप ने अपने आप को लिमिटेड कर लिया और अपना नाम रख लिया ABCD लिमिटेड। अब वो पार्टनर नहीं रहे, अब उनके पास इस कंपनी के 25% शेयर है। अब वो पार्टनर नहीं है, उनका नाम बदल गया, बस वो क्या हो गए? शेयर होल्डर। नाम बदला है, बस शेयर होल्डर। तो मैं आपको समझा रहा था अभी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है? जो पार्टनर्स होते हैं, जब वो कंपनी बन जाते हैं तो फिर वो पार्टनर नहीं कहलाते, वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। लेकिन बिल्कुल सेम तरीके से काम करते हैं। जो भी प्रॉफिट होगा वो अपने शेयर होल्डिंग के रेशो में डिवाइड करेंगे। इनका एक रेशो होता है, क्या भाई? मैं 25% का शेयर होल्डर हूं तो मुझे प्रॉफिट का 25% मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कल को अगर कंपनी बिकेगी तो टोटल कंपनी बेच के जो पैसा आएगा उसमें से 25% उसका होगा। बिल्कुल पार्टनरशिप की तरह ही होता है, लेकिन नाम उनका हो जाता है शेयर होल्डर। अब शेयर्स भी 2 तरीके के होते हैं। शेयर कैपिटल 2 तरह की होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को हिंदी में बोलते हैं समता अंशधारी। समता मतलब सामान्य, इक्विटी मतलब सामान्य, बिल्कुल सामान्य। सामान्य मतलब ऑनर, सामान्य मतलब ऑनर। सर इनके राइट बिल्कुल सामान्य इक्विटी शेयर होल्डर वाले होते हैं, सामान्य मतलब ऑनर वाले होते हैं। और एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सर ये भी मालिक हैं, लेकिन इनके पास राइट थोड़े से अच्छी ज्यादा होते हैं। ये हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इनके पास इक्विटी शेयर वाले राइट तो होते ही हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा राइट होते हैं। क्या राइट होते हैं एक्स्ट्रा, वो मैं अभी बताऊंगा। चलिए हमें समझ में आ गया सर, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 तरह के इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। डिफरेंस क्या है सर, बता देता हूं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस होती है, प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। अब जरा ध्यान समझिए, मान लीजिए एक कंपनी में 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर है और 50,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। कंपनी ने डिविडेंड, कंपनी को प्रॉफिट हुआ मान लो 1.5 लाख रुपए का, और कंपनी ने डिविडेंड दिया 1 रुपया शेयर। तो जब 1 रुपया शेयर का डिविडेंड आया तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को 1 रुपए के हिसाब से 1 लाख पूरा मिल जाएगा, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को भी 50 रुपए के हिसाब से 50,000 पूरा ही मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया कि अगर प्रॉफिट 1.5 लाख रुपया हुआ होगा तो कितना मिलेगा। सबको इतना समझ में आ गया सर? इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों को डिविडेंड मिल जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर को 1 लाख मिल जाएगा और प्रेफरेंस शेयर को 50,000 मिल जाएगा, क्योंकि 1 लाख शेयर इक्विटी के थे, 50,000 प्रेफरेंस के, और 1 रुपया शेयर डिविडेंड हमने दिया है। तो 1 रुपए के हिसाब से इक्विटी को भी मिल गया, प्रेफरेंस को मिल गया। इतना समझ में आ गया? हाँ जी सर, आ गया, वेरी गुड। अब अगर बताइए दूसरा केस, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक राइट दिया हुआ था कि आपको 10% डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा। 10% प्रेफरेंस शेयर था उसका नाम, और 10% का मतलब होता है कि अगर 100 रुपए का शेयर है, सॉरी 10 रुपए का शेयर है, तो उसे 1 रुपया डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज की प्रेफरेंस थी। अब कंपनी को मान लो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये प्रेफरेंस है, भैया पहले तुझे तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा अगर प्रॉफिट है तो। अब मान लो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना ले लेंगे? 50,000। कितने रुपए शेयर? 1 रुपया शेयर। और बचा हुआ प्रॉफिट किसे मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। उन्हें कितना मिलेगा? 50,000।
0.50 मतलब 50 पैसे पर शेयर। किस किस को ये बात समझ में आ गई? ₹1.5 लाख वाले केस में सर इसलिए उसको 50 मिला क्योंकि वो ₹1 था, लेकिन लाख रुपए हाँ देखो 1.5 लाख का प्रॉफिट था तो ₹1 था। कंपनी ने ये कह रखा था प्रेफरेंस होल्डर को कि तुझे ₹1 डिविडेंड तो देंगे ही देंगे हर साल। हाँ तो उसे वो ₹1 उसमें के मिल हिसाब गया से था। पहले उसने 50,000 पूरा ले लिया अपना, हाँ। जो बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर का, उन्होंने भी वो ₹1 भी ले एक ही लिया। हो गया। अब ₹1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने कहा पहले मुझे 50,000 दे दो भैया, उसे तो हाँ। मिलना ही है। तो और उसने उसने 50,000 50 ले चला लिया गया। ₹1 शेयर के हिसाब से, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को मिला सिर्फ 50 पैसे के हिसाब से, क्योंकि पैसा ही उतना था। अब की बार कंपनी को हो गया 2 लाख का प्रॉफिट, तो बचाओ कितना मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा 50,000 ₹1 के हिसाब से, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा 1.5 लाख ₹1.5 के हिसाब से। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होता है उसको डिविडेंड की प्रेफरेंस होती है, इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है उसे प्रेफरेंस तो नहीं होती, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के लिए जो भी होता है ना, वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। तो समझ में आया कुछ? लास्ट वाले केस में इसको क्या फायदा हुआ फिर? इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड नहीं मिला, नहीं, प्रेफरेंस वाले को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बस यही फायदा होता है कि डिविडेंड उसे मिलेगा ही मिलेगा अगर प्रॉफिट है तो। हाँ, मतलब वो उस केस में जिस केस में हमें अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो उसमें उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन अगर ज्यादा हो रहा होगा तो उसको तो उतना ही मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 तरह की प्रेफरेंस होती है, खाली डिविडेंड की नहीं होती। मैंने प्रेफरेंस होल्डर को एक तो बताया प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड और प्रेफरेंस ऑफ पेमेंट। सर एक आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी प्रेफरेंशियल जो शेयर होल्डर्स होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि केवल उन्हीं को डिविडेंड मिले और इक्विटी शेयर वाले को न भी मिले, ऐसा भी हो सकता है? हाँ हाँ, अभी मैं वो वाला केस भी बताने वाला हूँ, आ रहा हूँ। वही मतलब कंफ्यूजन वही हो रहा है कि कंपनी नहीं देना चाहती अब आ तो जाइए, उनको आ देना जाइए। मजबूर। अगला बता रहा हूँ सर, अगर कंपनी को 50,000 का प्रॉफिट ही हुआ तो पूरा 50,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, इक्विटी का कुछ नहीं। अगर सर कंपनी को लॉस हो गया तो ना तो इसे मिलेगा ना इसे मिलेगा। लॉस के केस में डिविडेंड नहीं दिया जाता, लॉस के केस में डिविडेंड नहीं दिया जाता, ना इक्विटी को मिलेगा ना प्रेफरेंस को मिलेगा। यानी कि प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड है, इसके आगे लिख लेना ओनली फ्रॉम प्रॉफिट। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड की प्रायोरिटी मिलेगी लेकिन प्रॉफिट होगा तो। और ऐसी प्रेफरेंस ऑफ पेमेंट, पेमेंट मतलब मान लो कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो गया और कंपनी का दिवाला निकल गया। दिवाला जब निकलता है तो बाद में कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो 100 करोड़ की थी और इक्विटी कैपिटल भी 100 करोड़ की थी, लेकिन कंपनी के पास 200 करोड़ नहीं है, कंपनी के पास देने के लिए 85 करोड़ है। तो ये 50 करोड़ किसे मिलेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर को ताता सही हो जाएगा, जाओ जी अपने घर। जिस बोलते हैं ना लोग कंपनी भाग गई, वो कंपनी भागती नहीं है, कंपनी का लॉस हो जाता है, तब इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलता, बेचारे रोते हैं बैठ के, कहते हैं हमारा कंपनी पैसा लेके भाग गई। तो भागती नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पैसा मिलता है और इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में। चलिए अगला केस, सर अगर प्रॉफिट 15,000 होगा तो पूरा का पूरा 15,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर खा जाएंगे। कितने रुपए मिलेंगे सर? 30 पैसे मिला उन्हें, क्योंकि शेयर कितने हैं? 50,000। 30 पैसे ले लेंगे और इसको कुछ नहीं मिलेगा। लॉस के केस में दोनों को नहीं मिलेगा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर खा जाएंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, और अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाएगा। किसको कोई क्वेरी हो तो पूछ लो इतने में। सर प्रेफरेंशियल जो शेयर होल्डर होता है, इनको अपॉइंट कौन करेगा, इनको शेयर देगा कौन, मतलब ये कैसे आएंगे इस सिस्टम में? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को शेयर इक्विटी शेयर होल्डर इशू करते हैं, क्योंकि कंपनी के मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों ही कंपनी के मालिक होते हैं। तो जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है, इनसे पूछे बिना कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वही सारे डिसीजन लेते हैं, किसको बेचना है, किसको खरीदना है, क्या इशू करना है, क्या नहीं करना, सारे डिसीजन इन्हीं के होते हैं। वो अपनी तरफ से एम्प्लॉय नियुक्त करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं इनसे पूछ पूछ के। तो जब पैसे की शेयर क्यों दिया, ये प्रेफरेंस शेयर क्यों दिया जाता है, मतलब क्या रीजन से? प्रेफरेंस शेयर इसलिए दिया जाता है, जब इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम कहते हैं अरे यार पैसे लगा लो। तो मैं दीपक त्रिपाठी जी से बोलता हूँ, त्रिपाठी जी मेरी कंपनी में 1 करोड़ रुपए लगा दो। तो दीपक जी बोलता है सर मुझे आप पे विश्वास तो पूरा है, लेकिन सर आप में दिमाग भी बहुत है, हमें तो पता भी नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है, कंपनी में कैसे कुछ आपने कोई गड़बड़ कर ली तो, आपने मुझे डिविडेंड ना दिया तो, आपने बाद में मुझे पैसे ना दिए तो, मुझे आप पे विश्वास तो पूरा है,
मैं कहता हूँ त्रिपाठी जी इतना भी गया गुजरा मत समझो, इतनी मेहनत करके 2-2 घंटे की क्लास पढ़ा रहा हूँ आपको, आपका कुछ गलत थोड़ी करेंगे। चलो कोई बात नहीं, मेरे पे विश्वास नहीं है ना, मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूँ, आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनाता हूँ। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है? देखो मुझे डिविडेंड मिले ना मिले आपको मिलेगा, मुझे पेमेंट मिले ना मिले आपको मिलेगी, ऐसा है सर? लिखा हुआ दिखाओ। मैंने कंपनी एक्ट खोल के दिखा दिया, कंपनी एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड बाद में दिया जाएगा, पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा। अगर कंपनी लॉस में चली गई या कंपनी बंद होने लगी तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा बाद में मिलेगा, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। त्रिपाठी जी ने जल्दी से देखा, अरे वाह सर ये तो बढ़िया है, चलो ठीक है मैं आपके यहाँ पैसे लगा दूंगा। तो जब कंपनी को इक्विटी शेयर्स में पैसा मिल नहीं पाता तो कंपनी दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए उसे प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, तो फिर उसको प्रेफरेंस शेयर इशू जाता है। एक भी कंपनी ने इस टाइम प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर रखा है लिस्टेड कंपनीज में, अनलिस्टेड कंपनीज ही ज्यादातर ऐसा करती हैं। अभी तक ऐसी कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं है जिसने प्रेफरेंस शेयर इशू किया हो। चलिए एक शेयर का नाम बताता हूँ जिसने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, आप जानते भी हैं, रिलायंस सर, रिलायंस में भी था क्या ऐसा इशू अभी आया? प्रेफरेंस शेयर बता देता हूँ, रिलायंस कंपनी ने नहीं करे, लेकिन रिलायंस की कुछ कंपनीज है जो अनलिस्टेड है, उन्होंने कर रखे हैं, उन्होंने कर रखे हैं। एक कंपनी का नाम बताता हूँ जो लिस्टेड भी है और उसने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखा है, उसका नाम है टाटा मोटर। और टाटा मोटर का जो प्रेफरेंस शेयर है वो टाटा मोटर डीवीआर के नाम से है, आप उसे देख सकते हो। टाटा मोटर का एक शेयर है और एक टाटा मोटर डीवीआर का शेयर है। वो टाटा मोटर डीवीआर कोई नया शेयर नहीं है, वो उसका प्रेफरेंस शेयर ही है। मगर सर वो जो डीवीआर वाला जो शेयर है ना, उसमें वोटिंग राइट्स नहीं है सर। उसमें वोटिंग राइट नहीं है, वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है। हाँ तो ये इसलिए वो सस्ता है। डीवीआर है ना सर। अब क्या होगा दीपक त्रिपाठी जी, आपको प्रेफरेंस शेयर तो मिल गया, डिविडेंड भी मेरे से पहले मिलेगा, अगर कंपनी खत्म हो रही होगी तो पेमेंट भी मेरे से पहले मिलेगी। लेकिन जब कंपनी के काम कर रहे होंगे ना, डिसीजन ले रहे होंगे, तो त्रिपाठी जी से कहेंगे भैया देख तेरे को पैसा पहले दे रहे हैं ना, शांत बैठा, डिसीजन हम लेंगे, आपको वोटिंग का राइट नहीं दिया, आप अपना सजेशन तो दे सकते हो, मीटिंग में आ सकते हो, लेकिन अगर कोई चीज मुझे पसंद आ रही होगी करने की और आपको नहीं आ रही होगी, आपकी नहीं मानूंगा। इक्विटी शेयर होल्डर की बात माननी जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात उतनी नहीं मानी जाएगी। इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा राइट होता है कुछ चीजों में,